मैं पी आर संधू, प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन, कल मिति 2 जून 2025 को श्री एच आर सिंह एडिशनल डीजी सीआरपीएफ रिटायर्ड की अध्यक्षता में हमारी रिटायर्ड एसोसिएशंस की एक मीटिंग श्री अभिजीत सिन्हा एडिशनल सेक्रेटरी एमएचए के साथ हुई। और कल की इस मीटिंग में पंजाब स्टेट से मेरे को इनवाइट किया गया था, वेस्ट बंगाल से मिस्टर डे हैं उनको इनवाइट किया गया था, ऐसे उत्तराखंड से मिस्टर भीम सिंह उनको इनवाइट किया गया था, और इसके साथ ही जो अलायंस ऑफ पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री रणवीर सिंह जी को भी इनवाइट किया गया था। कल की मीटिंग जो है उसके अंदर जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के मुद्दे थे उन पर विचार किया गया। जैसे कि सबसे पहला मुद्दा था कि सैनिक बोर्ड की तरह सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए भी अर्धसैनिक बोर्ड जो है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होना चाहिए, ताकि सीएपीएफ के रिटायर्ड जवानों का और उनकी विधवाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो अर्धसैनिक बोर्ड होगा वो सॉर्ट आउट करेगा। और उस अर्धसैनिक बोर्ड के अंदर जो है रिटायर्ड सीएपीएफ के जो नुमाइंदे हैं उनको मेंबर लिया जाए। उसके बाद दूसरा पॉइंट था कि जो वार्ब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में चल रहा है उसका जो ग्रीवेंसेस है रिटायरीज की सीएपीएफ की वो संतोषजनक जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो रही है। अभी वार्ब जो है उसका स्टेट लेवल में ऑफिसर बनाया गया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनाया गया है, और वो जो स्टेट लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर बनाए गए हैं वो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो बीएसएफ के हों चाहे वो सीआरपीएफ के हों, जो भी उस एरिए में सीएपीएफ की यूनिट जहाँ हेडक्वार्टर है उसके हैं। तो हमने जो अपनी रिक्वेस्ट की है कि जो वार्ब है उसके अंदर जो रिटायरीज के नुमाइंदे हैं उनको भी मेंबर लिया जाए, ताकि वार्ब के चेयरमैन तक जो है रिटायरीज की प्रॉब्लम जो है वो पहुंच सके। तीसरा मुद्दा था कि अभी पिछले हफ्ते में एमएचए ने एक आदेश पारित किया है हॉनररी रैंक के बारे में, जिसमें लिखा है कि कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जो भी जवान या एसओ जब रिटायर जाएगा तो उसको उसका नेक्स्ट जो रैंक है एज ए हॉनररी रैंक दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू के वो उस नेक्स्ट रैंक के लिए जो शर्तें हैं वो पूरी करता हो। हमने एडिशनल सेक्रेटरी साहब को ये पॉइंट आउट किया कि पहला कि ये जो हॉनररी रैंक है इसको सब इंस्पेक्टर तक तो आपने दिया ही है, इसको यूनिट लेवल के कमांडेंट तक दिया जाए, बढ़ाया जाए, क्योंकि इंस्पेक्टर रैंक, असिस्टेंट कमांडेंट रैंक, डिप्टी कमांडेंट रैंक, 2AC रैंक और कमांडेंट रैंक जिनकी के कमांड जो है बटालियन लेवल में काफ़ी लंबे समय तक रहती है, और कई तो 10 साल 12 साल तक जो है एक ही रैंक में रिटायर चले जाते हैं। तो हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि ये जो हॉनररी रैंक है ये कांस्टेबल से लेके कमांडेंट लेवल तक होना चाहिए। और इसके साथ ही कनेक्टेड दूसरी रिक्वेस्ट हमारी ये थी कि ये जो कंडीशंस हैं कि वो कंडीशन जो है नेक्स्ट हायर रैंक के लिए फुलफिल होनी चाहिए, इसको वेव ऑफ किया जाए, इसको एग्जेम्प्ट किया जाए, क्योंकि वो जो कंडीशंस हैं उसकी जो कोर्सेज करने हैं वो रिटायरमेंट के आने के बाद उसको कोई बेनिफिट नहीं है। और इस हॉनररी रैंक में कोई गवर्नमेंट का बजट जो है वो भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा जो है पैसा नहीं जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा CLMS कि जो
रिटायरीज हैं सीएपीएफ के, उनके घर के नज़दीक जो भी कंटीन हो, चाहे वो बीएसएफ की हो, चाहे वो सीआरपीएफ की हो, आईटीबीपी की हो, सीआईएसएफ की हो, एसएसबी को, उस कंटीन से सभी सीएपीएफ के रिटायर्ड जवानों को लिक्वर मुहैया होनी चाहिए। और ये दिक्कतें आ रही है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र साइड में भी रिपोर्टें आई हमारे पास। वहाँ भी दिक्कत है कि जो उनके नज़दीक आईटीबीपी है वो सीआरपीएफ को दारू नहीं दे रहा है, अगर सीआरपीएफ की कंटीन है तो वो आईटीबीपी को दारू नहीं दे रहा है। ऐसे ही हमारे गुरदासपुर में, पंजाब में है, सीआरपीएफ वालों को गुरदासपुर से दारू नहीं मिल रही है। अब उनको गुरदासपुर वालों को, जब पठानकोट वालों को दारू लेने के लिए, या अबोहर वालों को वो ग्रुप सेंटर जलंधर में आना पड़ता है, करतारपुर में, और कोई जगह नहीं है जहाँ से सीआरपीएफ की कोई दारू जो है कंटीन हो। तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो लिक्वर है वो जो भी नज़दीकी कंटीन है वहाँ से ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रिटायरीज को मिलने का आदेश पारित किया जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि 60 दिन की छुट्टी जो है सभी डिपार्टमेंट्स में दी जा रही है एक्सेप्ट सीआईएसएफ में। तो हमने बोला है कि सीआईएसएफ के जवानों को भी 60 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, जो कि अभी फिलहाल 30 दिन की छुट्टी मिल रही है। उनको भी 60 दिन अपने परिवार के साथ रहने के लिए अनुमति होनी चाहिए, चाहे उनको 1 महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलती है, पर नहीं, उनको 1 महीने की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलनी चाहिए। तनख्वाह तो मिलेगी ही मिलेगी 2 महीने की जब छुट्टी आएंगे तो। और नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि जो कन्वर्शन होती है ड्राइवर्स की, जो आजकल लेटेस्ट ऑर्डर्स हैं एमएचए के, कि जो कांस्टेबल भर्ती होता है वो 7 साल के बाद ड्राइवर रैंक में कन्वर्ट हो जाता है टेस्ट देने के बाद, अगर उसने डीएनएम क्वालिफाइड कोर्स किया हो तो। जब वो क्वालिफाइड होकर रीमस्ट्रेशन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको सीनियरिटी उसी डेट से दी जाती है जिस डेट से वो कन्वर्ट हुआ है या रीमस्टर्ड हुआ है। जबकि भर्ती तो कांस्टेबल आज से 6 साल 7 साल पहले हुआ था, तो उसकी जो सीनियरिटी है वो बैक डेट से ही होनी चाहिए जिस डेट से वो कांस्टेबल भर्ती हुआ है, ना कि वो जिस डेट से वो कन्वर्ट हुआ है या वो रीमस्टर्ड हुआ है उस डेट से होना चाहिए। उसमें उसकी सीनियरिटी में बहुत लॉस होता है, उसके आगे वाले प्रमोशन में इफेक्ट पड़ेगा उसके। इन मुद्दों के अलावा और भी कई मुद्दे थे जो हमारे अलायंस ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जो चेयरमैन है श्री एचआर सिंह, एडिशनल डीजी रिटायर्ड, और श्री रणबीर सिंह जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और वेस्ट बंगाल से जो श्री डे साहब आए थे, और उत्तराखंड से जो श्री भीम सिंह जी आए थे, उन्होंने भी अपने एरिया के मुद्दों के बारे में भी बात की है। और मैंने एक और इसके अंदर एक्स्ट्रा एक पॉइंट डाला है, स्पेशली पंजाब में सीजीएचएस की डिस्पेंसरीज के बारे में, और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, रिटायरीज को जो दिक्कतें आ रही है रिगार्डिंग सीजीएचएस की फैसिलिटी के बारे में। मैंने बताया कि सर आज की डेट में पंजाब में सिर्फ 2 सीजीएचएस डिस्पेंसरीज हैं, एक अमृतसर में है, एक जलंधर में है, और जो माधोपुर से लेके और अमृतसर तक का जो डिस्पेंसरी है वो सभी लोग उस एरिए के वहाँ जाते हैं। इवन फिरोजपुर, अबोहर, बठिंडा, इसके भी सारे सीजीएचएस के जो पेशेंट हैं वो अमृतसर आएंगे। और इस साइड में लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, खन्ना, जलंधर, कपूरथला, होशियारपुर, इस एरिए के जो है पेशेंट हैं वो जलंधर में आते हैं। तो इसमें ये दिक्कत आ रही है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं। सुबह डिस्पेंसरी 7:30 बजे खुलती है और लाइनें लग जाती है, और 80 साल से ऊपर, 85 साल से ऊपर जो रिटायरीज हैं जो लाइन में खड़े नहीं हो सकते हैं, या विधवा है जो लाइन में नहीं खड़ी हो सकती, उसके लिए बहुत दिक्कत है। उनको मेडिसिन लेने के लिए आना पड़ता है, बार बार उनको रेफ़र करवाना पड़ता है। चाहे 70 साल से ऊपर रेफ़र नहीं है, पर जो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल जब प्रेस्क्रिप्शन को देते हैं, एडवाइस करते हैं, उसके लिए फिर उनको जाना पड़ता है। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ इन सीजीएचएस डिस्पेंसरीज। तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि पंजाब के अंदर कम से कम 4 सीजीएचएस डिस्पेंसरीज जो है वो और खोली जाए, जिसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट सीजीएचएस की डिस्पेंसरी जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो गुरदासपुर में है। अगर गुरदासपुर में सीजीएचएस की डिस्पेंसरी गवर्नमेंट सेंक्शन कर देती है
तो वो जितना भी एरिया जम्मू एंड कश्मीर का जो बफर डिस्ट्रिक्ट है, प्लस हमारा पठानकोट डिस्ट्रिक्ट है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है, इवन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के एरिया के जो लोग हैं, इस एरिया के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, रिटायरीज इंक्लूडिंग सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्सेस, उनके लिए एक बहुत ही सहूलत मिलेगी इसके अंदर। ऐसे ही फिरोजपुर साइड में भी CGHS होने चाहिए, जहाँ उस और एरिया के अंदर जो है रेकी करके वो अपना विजिट करके जो है टीम आने के बाद उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। हमने गुरदासपुर में डिस्पेंसरी खोलने के लिए चंडीगढ़ में जो एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर TS नेगी थे, उनसे पिछले साल भी हमने मुलाकात की थी। तो हमने एक प्रपोजल बना के उनको भेजा था। उन्होंने हमारा प्रपोजल जो है डायरेक्टर CGHS दिल्ली को भेजा था, और जो कि वापस आ गया। ये ऑब्जेक्शन लगाया कि कम से कम 2500 उस एरिया के रिटायरीज के CGHS कार्ड के नंबर और उनके नाम, PPO नंबर, डिटेल्स लेके भेजो। तो हमने उसके ऊपर भी कार्रवाई की है, और हमारे जो गुरदासपुर एसोसिएशन है उनका जो बहुत बढ़िया रोल है, उन्होंने हमारे इंस्पेक्टर हरबंस सिंह मान की जो अध्यक्षता में गांव-गांव में जाके उन्होंने कम से कम 2500 से ऊपर जो है CGHS कार्ड की डिटेल्स कलेक्ट करके मेरे को भेजी है, और मैंने आगे उसको फॉरवर्ड किया है AD चंडीगढ़ को। 3-4 महीने पहले की बात है। तो हो सकता है हमारा केस जो है वो दिल्ली में रेफर हो गया हो। तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि CGHS की जो डिस्पेंसरीज है पंजाब के अंदर कम से कम 4 और खुली जानी चाहिए, और बाकी स्टेटों में भी है, जैसे बंगाल में भी ज़रूरत है। उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स भी उन्होंने बताई थी, वहाँ भी होनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी कोई टीम विजिट करती है करके इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि CGHS की डिस्पेंसरी जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होनी चाहिए। नहीं तो जो रिक्वायरमेंट बेसिस के ऊपर जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो होनी बहुत ज़रूरत है। दूसरा जो मैंने बताया कि जैसे पंजाब में 2 CGHS डिस्पेंसरीज है, वहाँ बैठने की जगह नहीं है रिटायरीज के लिए, और वहाँ स्पेस इतना कम है कि स्टाफ के बैठने के लिए जगह प्रॉपर नहीं है, डॉक्टर्स के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। अगर कोई बिल्डिंग है तो इतनी टूटी फूटी है, इतनी घटिया कंडीशन है उनकी, जो इवन मेडिसिन है वो बाहर पड़ी होती है। ऐसी दिक्कतें भी आ रही है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो बिल्डिंग है वो बहुत स्पेस कम है। बिल्डिंग जो है, जो स्पेस जो है वो अच्छी तरह सेलेक्ट करके अलग जगह से CGHS डिस्पेंसरी जो है खुले एरिया में, जहाँ को गाड़ियाँ भी लग सकें, उनकी पार्किंग हो सके, रिटायरीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को जो है बैठने में कोई पानी आदि की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर जो रिटायरीज अपना मेडिकल लोन्स काट चुका है, नहीं ले रहा है, उसको 12,000 रुपये का पर साल में नुकसान हो रहा है, तो फिर भी उसको CGHS की बेनिफिट ना मिले तो फिर कार्ड बनाने का क्या बेनिफिट है। इस CGHS के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से इस मुद्दे को, डिस्पेंसरी खोलने को और CGHS में डिस्पेंसरीज में आने वाली दिक्कतों का मैंने पर्सनली एडिशनल सेक्रेटरी सर से बात की है। और हमारे जितने भी मुद्दे एडिशनल सेक्रेटरी सना साहब ने जो सुने हैं, बहुत ही बढ़िया ढंग से हमारी मीटिंग हुई है। बड़े अच्छे सभा वाले सेक्रेटरी साहब हैं, बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने हमारे मुद्दों को सुना है और नोट किया है, और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम इसके ऊपर जो भी बढ़ती कार्रवाई है, जिस लेवल पे जो भी कार्रवाई होगी, वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रिटायरीज के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी किस्म की दिक्कत ना आए। क्योंकि एडिशनल सेक्रेटरी जो MHA हैं, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के मैटर्स को ही डील करते हैं, और ये एक पहला मौका है कि किसी डेलीगेशन को एक इतने हाई रैंक के ऑफिसर से साथ मिलने का मौका मिला। और हमारा भी एक बहुत बढ़िया सौभाग्य है कि हमारे को एक कितने बड़े सीनियर ऑफिसर MHA में जो कि CAPF के मैटर्स को डील करते हैं, उनको अपनी दिक्कतों को, अपने पॉइंट्स को बताने का जो है मौका मिला। इसके बाद कल ही हमारी 2 जून 2025 को CRPF के डायरेक्टर जनरल श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह IPS से भी उनके दफ्तर में CGO कम्प्लेक्स में मीटिंग हुई है, जिसके अंदर हमारा सेम है डेलीगेशन श्री HR सिंह एडिशनल DG CRP रिटायर की अध्यक्षता में उनसे मिला था, और बहुत ही सहानुभूति टाइप की वो मीटिंग हुई है। हमने उनके पास भी अपने अपने जो मुद्दे थे, जो स्पेशल खास करके CRPF के मुद्दे थे, वो हमने उनसे उठाए हैं। उसके अंदर जैसे कि सभी ने अपने अपने मुद्दे उठाए, और मैंने अपना एक मुद्दा उठाया कि सर जैसे BSF की तरफ से जब क्रीमेशन चार्जेस हैं वो दिए जाते हैं, 8,000 रुपया दिया जाता है स्पेशल केसेस में, जो BSF की SOP बनी है,
सबसे पहले मैंने बताया सर बीएसएफ की तरफ से ही ये जो है गार्ड ऑफ ऑनर जो है डीजी बीएसएफ की तरफ से देने का जो है ऑर्डर इशू हुआ था। उसी बेस के ऊपर सीआरपीएफ ने किया है, उसी बेस पर सीएसएफ ने किया है और आईटीबीपी ने किया है। पर सीआरपीएफ की जो एसओपी जो आदेश इशू किए हैं फोर्स हेडक्वार्टर सीआरपीएफ ने, उसमें जो लिखा हुआ है कि 10,000 रुपया जो है वो रीथ का जो एक्सपेंडिचर करने के लिए दिया जाएगा। तो मैंने उनको बताया कि सर रीथ का जो एक्सपेंडिचर है वो इतना हैवी अमाउंट 10,000 का नहीं होता है। रीथ में तो एक रीथ का जो गोल फुल्लों का बनता है वो ही एक जाता है। तो जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो क्रीमेशन चार्जेस देते हैं, 8,000 रुपये देता है, कोई 10,000 रुपये देता है। तो आप भी अपनी जो सीआरपीएफ की ऑर्डर्स को और एसओपी को है वो अमेंड किया जाए और उसको ये रीथ सेरेमनी का जो चार्जेस हैं वो ना लिख के क्रीमेशन चार्जेस जो हैं वो लिखा जाए, और जो नेक्स्ट ऑफ किन है, जब वो डिसीज्ड की वाइफ है, जब उसके परिवार के मेंबर को हो दिया जाए। क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसी विधवा हैं जिनकी पेंशन 10,000 12,000 है। आज की डेट में जो पुरानी विधवा है उनकी 9,000 रुपये मिनिमम बेसिक पेंशन है, और उसके ऊपर 55% अगर डीए लगा के चला लो तो 13,000 के पास उसका जो है पेंशन मिलती है। तो 13,000 से उसका अपना गुजारा नहीं होता है, और उसके ऊपर जब मुसीबत बन जाती है, उसका सिर का साया उठ जाता है, उसके पति की मौत हो जाती है, वो तो पहले दुखी है। तो एक ये जो अच्छा वेलफेयर है कि उसको ये फाइनेंशियल हेल्प जो है एज ए क्रीमेशन चार्जेस है उसको दिए जाने चाहिए, जैसे कि बाकी डिपार्टमेंट्स देते हैं। और इसके साथ हमने ये भी बोला है कि जो गार्ड ऑफ ऑनर है वो प्रॉपर गार्ड जो है वो जाके जो है वो सलामी दे, ताकि उसके परिवार को, उसके परिवार का मोरल अप होता है, उसके परिवार को पता चलता है कि हमारे मेंबर ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में सर्विस किया है। तो आज हमारे पास जो है उसी सीएपीएफ के जो डिपार्टमेंट के नुमाइंदे हैं वो आए हैं, और हमारे जो परिवार को जो गुजर चुका है, स्वर्गवास हो चुका है, उसको उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके बारे में भी डीजी साहब ने बहुत गहराई से सुना है मेरे पॉइंट को, और उन्होंने आश्वासन दिया कि नोट भी किया कि हम इसके ऊपर जो है आज ही इसके ऊपर जो भी बनती कार्रवाई है वो हम करेंगे। अगर हमारे को इसके एमएचए या गवर्नमेंट को भी कुछ लिखना पड़ा तो हम वहाँ भी लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट मैंने फिर एक और बोला डीजी साहब को कि जो लिखकर आए, जैसे सीआरपीएफ के जो रिटायरीज हैं, गुरदासपुर के एरिए के हैं, पठानकोट के एरिए के हैं, डेरा बाबा नानक के एरिए के हैं, या हिमाचल के एरिए के हैं, उनको लिक्वर लेने के लिए ग्रुप सेंटर जलंधर में आना पड़ता है, जो कि बहुत दूर पड़ता है। सुबह चलेगा, दारू ले मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शाम को वापस घर जाना है। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी डीजी सीआरपी सर से कि सर जहाँ तो आप एमएचए से एक केस टेकअप करके एमएचए से एक जनरली इंस्ट्रक्शनें इशू कराओ सभी सीएपीएफ डिपार्टमेंट्स को कि जो सीएलएमएस के तहत लिक्वर है वो सीएपीएफ के रिटायरीज को उसके नज़दीकी जो भी कंटीन हो, किसी भी डिपार्टमेंट की कंटीन हो सीएपीएफ के डिपार्टमेंट की, वहाँ से ही लिक्वर मिलनी चाहिए। इसके ऊपर भी उन्होंने हमारे साथ वादा किया है कि मैं इसको अभी देख लूँगा, जो भी इसके डॉक्यूमेंट से देख के प्रॉपर चेक करके इस पर जो भी बनती है वो कार्रवाई जो है वो हम करेंगे। और इतने जो पॉइंट्स है हमारे कल डिस्कस हुए हैं वो मैं आज इसकी वीडियो के थ्रू अपने सारे सीएपीएफ के सर्विंग और रिटायर्ड जवानों को कन्वे करना चाहता था कि हमारी तरफ से, हमारी पंजाब के एसोसिएशन की तरफ से और अलायंस पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, जो जहाँ वेलफेयर वेस्ट बंगाल के एसोसिएशन की तरफ से, जहाँ उत्तराखंड की वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, और इवन बाकी हिंदुस्तान की वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी हम एक जाते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं सारी ही एसोसिएशन की तरफ से मिलकर हम बात करते हैं। और हम आस करते हैं कि ये हमारे जो मुद्दे हैं वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट होंगे। और बाकी अगर आप लोगों के भी कोई मुद्दे ऐसे हों जो हमारे नोटिस में लाने वाले हों तो कृपया करके हमारे को शेयर करें। हमारा नंबर जो है, मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर आप शेयर कर सकते हैं, मेरे से बातचीत कर सकते हैं, ताकि हमारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे नोटिस में ना हो, आप लोग बताएंगे तो अगली मीटिंग में हम भी जिस लेवल पे भी डिस्कस करने होंगे तो हम जरूर आगे उसको डिस्कस करेंगे। जय हिंद।